हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आ चुके हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में मियोसिस में, जो कि ये वीडियो हमारा पार्ट 2 होगा। और पार्ट 1 में हमने माइटोसिस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी डाउट थे, सब क्लियर कर लिए थे। मैंने माइटोसिस का PYQ और जो सेल का जो इंट्रो वाला पार्ट है, लाइक जिसमें एस फेज, G1 G2 फेज, माइटोसिस से पहले वाला पार्ट, उसका भी मैंने PYQ वीडियो बना दिया है। इंट्रो वाला जो पार्ट है जिसमें G1 G2 दिया है, उसका वीडियो भी लगभग 19-20 मिनट के मैंने 2 वीडियो बना दिए, और दोनों में PYQ है पूरे 38 ईयर्स के। वो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं वो लिंक दे दूँगा, आपको वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप जब PYQ कर लोगे पूरे जितने भी अब तक नीट में आए, तो आपको फिर डाउट रहेगा नहीं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। टेस्ट से पहले आपको पता चल जाएगा कि कौन से सवाल मल्टीपल बार रिपीट हुए हैं और कौन से हमको फोकस करने हैं। और अगर आपका वो वीक होगा पार्ट, तो आप उसको फिर से क्लियर कर लोगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट let me fix my mic. एक्चुअली ये जो माइक है उसका वो जो पिन होता है वो मैंने तोड़ दिया। तोड़ा नहीं, मेरे से टूट गया। अरे यार, गाइज जस्ट अ सेकेंड। मेरे को ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कर लेना था, पर मेरा दिमाग गया ही नहीं माइक पे। मैं बस कंटेंट देखा और आ गया। सॉरी सॉरी। नाउ इट्स फिक्स्ड, सॉरी फॉर योर टाइम। जितना भी 2 मिनट 3 मिनट मैंने लिया होगा। तो मैं बोल रहा था कि माइटोसिस का PYQ हो गया। इस वीडियो के बाद मैं मियोसिस की भी PYQ बना दूंगा, तो आप लोग देख लेना कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से वो पूछता है। लाइक ये चैप्टर 5 पेज का है, और 5 पेज के चैप्टर से लगभग PYQ में 60-70 सवाल हैं। तो या लगभग 20 साल के भी PYQ करोगे तो हर साल 3 या 4 का एवरेज रहा है। हालांकि 2025 में मैंने नहीं देखा कितना है, वो भी मैं उस वीडियो में कवर कर दूंगा। तो माइटोसिस का मैंने ये आपको बताया था। जिन लोगों ने माइटोसिस वाली वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ ये देख लो, हमने सारे स्लाइड्स करके बताया था। इस वीडियो में हमने टीलोफेज के बारे में बताया था कि टीलोफेज में डीकंडेंसेशन वापस हो जाता है, वापस क्रोमेटिड बन जाता है क्रोमोजोम से। न्यूक्लियस गोल्गी कॉम्प्लेक्स ER वापस आ जाते हैं टीलोफेज में। लाइक एक क्वेश्चन है मेरा, लाइक अभी हम लोग शुरू करेंगे मियोसिस। जो प्रोफेज होता है उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि न्यूक्लियोलस ER गोल्जी बॉडी सारे डिसअपीयर हो जाते हैं। तो डिसअपीयर हो जाते हैं तो फिर वो कहाँ चले जाते हैं, और फिर टीलोफेज में वो वापस आ जाते हैं तो कहाँ से आ जाते हैं। लेकिन ये कभी आपने सोचा? देखो ये देखो, ये प्रोफेज का था, ये हमने पढ़ा प्रोफेज का हमने पढ़ा। Cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex ER nucleolus। तो डाउट है कि गए कहाँ। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, चूँकि
जो ईआर है, पहले तो ईआर एक छोटा मोटा ऑर्गेनल है नहीं, बहुत बड़ा ऑर्गेनल है और बहुत सारे इसमें वेसिकल्स हैं। ऐसे ये सपोज करो ईआर है और ये न्यूक्लियस है, तो इतना बड़ा वेसिकल है, तो ये वेसिकल के फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट यानी जो, जैसे कोई ट्रक होता है, जैसे पहले वॉर होते थे तो एरोप्लेन से टैंक गिराए जाते थे। पहले जब वर्ल्ड वार होता था तो एरोप्लेन से सारे व्हीकल प्रोवाइड कराए जाते थे, तो वो डिसइंटीग्रेट करके प्रोवाइड कराए जाते थे। और जो भी ग्राउंड पे सोल्जर होते थे वापस उसको वापस जोड़ते थे, रीअसेंबल करते थे। तो ये डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी ये छोटे छोटे वेसिकल में कन्वर्ट हो गया और सेल डिवीजन होने के बाद वापस ये वेसिकल के फॉर्म में वापस आ गया। तो डिसअपीयर का मतलब वो डिसइंटीग्रेट हो गए, टूट गए छोटे छोटे फॉर्म में और वापस, जैसे गाड़ी हो, गाड़ी को आप खोल दो, छोटा हो जाएगा, आप उसको कहीं भी कैरी कर लो, फिर वापस उसको जोड़ दो। ओके, ये एक थोड़ा मेरे को लगा कि मेरे को बता देना चाहिए था। नाउ वी विल मूव टू मियोसिस। तो मियोसिस, जो मियोसिस होता है ये तो पहले बहुत ही, इसको पहले आप बोलो रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन बोलो। और ये नेसेसरी है किस चीज़ के लिए? कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ, नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। लाइफ चलाने के लिए मियोसिस भी ज़रूरी है और माइटोसिस भी ज़रूरी है। कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ यानी जो भी अपना जनरेशन है उसको बढ़ाने के लिए मियोसिस ज़रूरी है। क्योंकि जनरेशन, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लाइट सपोज ये मेल है, ये मेल का स्पर्म है और ये फीमेल का एग है। तो अगर इसमें भी 2n क्रोमोजोम होगा, इसमें भी 2n क्रोमोजोम होगा, तो जब ये फ्यूज करेंगे तब तो ये 4n बन जाएंगे। और ये तो आप जनरेशन 1 देख रहे हो, ये तो जनरेशन 1 की कहानी है। सपोज करो अगर आपके अनुसार ये जिंदा रह गया तो फिर ये 4n, जो 4n ऑर्गेनिज्म होगा उसका स्पर्म भी तो 4n होगा। और जो ओवा आएगी, ओवा सपोज कर लो अगर कोई फीमेल बन गई 4n, तो उसकी ओवा भी तो 4n आएगी। तो फिर ये दोनों मीट करेंगे तो जो जाइगोट बनेगा वो 8n हो जाएगा। और ये सेकेंड जनरेशन की बात है, सेकेंड जनरेशन में 8n हो गया, तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ कितने जनरेशन में ये तो कभी कांस्टेंट रहेगा ही नहीं। इसीलिए कांस्टेंट रखने के लिए मियोसिस जरूरी है। मियोसिस बहुत ही ज़रूरी है। ये 2n है, लाइक ये 2n तो हो नहीं सकता, इसको n होना पड़ेगा, इसको भी एक को भी n होना पड़ेगा। और जब ये फ्यूज करेंगे तब जाके 2n बनेंगे। तो ये जो आधा क्रोमोजोम हुआ, लाइक आधा यानी कोई अगर जर्म सेल है, जर्म सेल है वो तो अभी 2n है क्योंकि उसमें अभी मियोसिस हुई नहीं। और जैसे ही वो उसमें मियोसिस होगी वो n हो जाएगा। तो ये जो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ है ये उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तब तो प्रॉब्लम आएगी। अब हम लोग लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट फ्यूज करते हैं, मेल में स्पर्म और फीमेल का ओवा, ईच विथ अ कंप्लीट हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम। मैंने बताया कि अभी ये हेप्लॉइड सेट होगा, ये हेप्लॉइड सेट होगा। ओके, गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल यानी जर्म सेल, स्टेम सेल भी बोलते हैं। ये जो जर्म सेल है 2n, इनसे ये मेल का स्पर्म बनता है। मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि जो इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है? 2n सेल्स होते हैं, लाइक 2n होते हैं और इन्हीं को जर्म सेल बोल सकते। तो ये मेल का केस है, इन्हीं में मियोसिस होता है। पहले क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया है, पहले उसमें मल्टीपल माइटोसिस होगा, मल्टीपल माइटोसिस होगा तो ये जो 2n है ये दो सेल बन जाएंगे 2n के। ओके, ये वापस चला जाएगा और इसमें आप एक बार मियोसिस कर दोगे और जैसे ही मियोसिस कर दोगे ये बन जाएगा स्पर्म। ये आप लोग पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, मैंने ये ब्रीफ दिया है।
लाइक ये जो है स्पर्मेटोगोनिया, ये एक सेट स्पर्मेटोगोनिया वापस चला जाएगा रीस्टोर करने के लिए, क्योंकि अब सब में मियोसिस होने लगा तो स्पर्मेटोगोनिया खत्म ही हो जाएगा। तो मेल में लगभग 50-60 सालों तक स्पर्म फॉर्मेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया कभी ख़त्म नहीं होता। फीमेल में क्या होता है? फीमेल में यहाँ पे 2n बनता है, तो फीमेल में भी अगेन oocyte होता है, यहाँ पे भी ये पोलर बॉडी बनाता है, oocyte होता है, ओके। और यहाँ पे भी ये एन। और फीमेल में खास बात है कि फीमेल में जब मियोसिस होगा, ओके, तो मियोसिस से पहला नंबर, ये मैं मियोसिस 1 लिखा हूँ, मैं बताऊँगा क्यों। मियोसिस 1 होगा तो 2 सेल बनेंगे, फिर उसमें मियोसिस 2 होगा तो ये तो डीजेनरेट कर जाएगा और इससे 2 सेल बनेंगे, फिर ये भी डीजेनरेट कर जाएगा। होता क्या है फीमेल में, ये मैं आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर की बातें बता रहा हूँ। फीमेल में जो oocyte होता है उससे जब उसमें जब मियोसिस होता है तो मियोसिस से चार चार सेल बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं बताऊंगा। तो 4 सेल में से एक ही सेल बस फंक्शनल रहता है, बाकी डीजेनरेट कर जाते हैं 3। लाइक ये जो 3 बने, ये तीनों का कोई काम नहीं है, एक ग्रो करेगा आगे, एक बड़ा होकर फंक्शनल ओवरी, ये बनेगा ओवम, और ये ओवम और ये स्पर्म फ्यूज करेंगे। इस चैप्टर में बस आप इतना ही नॉलेज रखो, ओके। लेट मी वियर माय स्पेक्टिकल। This specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cell। मैंने बताया था जो भी गैमेट फॉर्म होते हैं उनको डॉटर सेल बोला जाता है। द काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। वो प्रोसेस जिससे गैमेट का नंबर हाफ हो जाए उसको हम मियोसिस बोलेंगे। मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मियोसिस ही वो प्रोसेस है जिससे कंफर्म होता है कि कोई एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म है जिस जो रिप्रोडक्शन करेगा आगे जाके, उनमें गैमेट हाफ हो, ये मियोसिस ही कराएगा। ये वही लाइन बोली जा रही है लेकिन बातों को घुमा घुमा कर। वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द डिप्लॉयड फेज। हाँ, अब जब गैमेट गैमेट ये जो फ्यूज करेंगे ये जनरेशन 1 में, तो ये मैंने ये आपको बताया था कि 4n बनता है। तो 4n कैसे बनेगा? यहाँ पे 4n बनने के लिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो ये n था और ये भी n है, तो n n मिल के 2n बन जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन ही वो प्रोसेस है जिससे जिससे क्या हुआ, जिससे जो प्लॉइडी लेवल है NN2N, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम वापस रीस्टोर हो गए। फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन बोला जा रहा है। यहाँ पे फ्यूजन होगा तो रीस्टोर हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन restore the diploid phase. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animal, okay. This lead to formation of haploid gamete, मैंने बता दिया the key feature of meiosis। अब हम लोग देखेंगे meiosis को डिटेल में कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो meiosis involve two sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 meiosis 2। माइटोसिस एक बार में होता था क्योंकि वहाँ पे एक माइटोसिस में एक सेल से बस 2 सेल बनाते थे, लेकिन मियोसिस में होता है कि एक सेल से पहले 2 बना, फिर ये वाले सेल डिवाइड करके एक सेल इधर बनाया और ये भी डिवाइड करके एक सेल इधर बनाया। तो ये टोटल आप देखोगे तो 4 सेल बन गए। ये टोटल आप देखोगे तो 4 सेल बन गए। तो 4 सेल बनेंगे 2 प्रोसेस से। पहला प्रोसेस होगा मियोसिस 1, और अगर आपने माइटोसिस पढ़ा है तो मियोसिस 1 तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और दूसरा प्रोसेस होगा मियोसिस 2। सॉरी, मियोसिस 2 आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि मियोसिस 2 में होता क्या है मैं आपको यहीं पे बता दूं। पहले क्या होता है? पहले होता है सेल, सपोज करो 2n है, ये कोई जर्म सेल है। जर्म सेल यानी जो आगे चल के गैमेट को जन्म देगा। फिर ये डिवाइड करता है, 2 सेल फॉर्म होता है। तो पहले ही डिवीजन में प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाती है जिसको बोलते हैं मियोसिस 1।
मियोसिस वन में ही प्लॉइडी लेवल हाफ हो गई। कैसे होगी अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखो मैं स्लाइड भी लेके आया हूँ। मियोसिस वन में बताया प्रोफेज, प्रोफेज का भी हम लोग टाइप देखेंगे। मैं स्लाइड्स लेके आया हूँ सारा। अभी आप सुनो, मियोसिस वन में प्लॉइडी लेवल हाफ होगी, कैसे होगी अभी हम देखेंगे। और फिर ये दोनों सेल भी आगे चल के डिवाइड करेंगे, तो ये भी डिवाइड किए, तो ये तो पहले से n है, अब n/2 होगा नहीं, ये हो गया फिर से फॉर्म। ये हो गया n, तो एक सेल से दो सेल बन गया और इसको बोलेंगे मियोसिस टू। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा देखो कि ये जो प्रोसेस है इतना, इसमें हुआ क्या। पहले भी n था, बाद में भी n हुआ। माइटोसिस में क्या होता है, पहले 2n था, बाद में जो सेल फॉर्म हुआ वो भी 2n ही है। तो प्लॉइडी लेवल नहीं बदली, हालांकि वहाँ पे 2n से 2n बना, तो यहाँ पे भी तो n से n बन रहा है, तो प्रोसेस तो वही होगा। फाइनल भी उतना ही है जितना इनिशियल था। उसमें भी फाइनल 2n था, इसमें भी फाइनल, उसमें फाइनल और इनिशियल दोनों 2n था, इसमें फाइनल n है और इनिशियल भी n है, यानी सेम प्रोसेस यहाँ पे रिपीट हुआ है। नाम चेंज कर दिया गया क्योंकि ये मियोसिस के बाद हुआ है। एज सिंपल एज दैट, बस। अब आप पेशेंस रखो, हम लोग मियोसिस टू भी देखेंगे और मियोसिस वन भी देखेंगे। अब देखो, यहाँ पे 2n था और यहाँ पे, लेट मी चेंज कलर, यहाँ पे 2n था और यहाँ पे n हो गया, यानी यहाँ पे रिड्यूस हो गया प्लॉइडी लेवल। तो मियोसिस वन को हम बोलेंगे रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन क्यों, क्योंकि क्रोमोजोम नंबर हाफ हो गया। क्रोमोजोम नंबर गॉट हाफ, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोजोम नंबर ही हाफ हो गया। अब देखो, जैसे माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन बोलते थे, तो क्यों बोलते थे, क्योंकि 2n से 2n ही रहता था। तो यहाँ पे भी n से n है। और मियोसिस टू, तो मियोसिस टू को हम लोग बोलेंगे जो सेम नेम हमने माइटोसिस को दिया था, इक्वेशनल डिवीजन। ओके, तो इससे आपको पता लग रहा होगा कि मियोसिस टू इज सेम एज माइटोसिस, क्योंकि इनिशियल और फाइनल प्रोडक्ट सेम है। बस, अब हम लोग वापस चलते हैं। और एक बात और बताना है मेरे को, कि जैसे ये एन एन फॉर्म होता है, तो यहाँ पे लाइक इस ये जो फेज है, सपोज करो इतना फेज, मान लो ये जो फेज है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो येलो कलर से मैंने फेज बनाया, ये गैप फेज बनाया है। गैप फेज यानी पहले एन फॉर्म होता है, फिर ये कुछ मिनट का ब्रेक लेता है, लाइक अब मिनट हो सकते हैं, घंटे हो सकते हैं, लेकिन छोटा होता है एज कंपेरिजन टू दिस प्रोसेस। अगर ये प्रोसेस 24 घंटे में हुआ है, लेट सपोज 24 घंटे में 2n से n बना है, तो ये लगभग आधे घंटे का ये ब्रेक लेगा यहाँ पे। और जो ब्रेक लेगा, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस क्या है, ब्रेक है बेसिकली, तो इंटरकाइनेसिस। मैं बता दूं, ये इंटरफेज नहीं है, इंटरफेज दूसरा था। इंटरफेज क्या था, ये हो गया सेल साइकिल, ये हो गया एम फेज, और हम लोग ये पूरे फेज को, ये एम फेज को छोड़ के जो 95% टाइम था, उसको हम लोग बोल रहे थे इंटरफेज। और वो यहाँ पे इंटरकाइनेसिस है, और यहाँ पे इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज में बहुत अंतर है। कहाँ गया ये इंटरकाइनेसिस, डन है। और ये मैंने बताया कि मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में आता है। तो ये रहा मियोसिस वन, अभी मैं एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। ये रहा मियोसिस टू। जैसे माइटोसिस में प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता था, तो ये चूँकि वन है, तो वन 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 वन। और मैंने बताया कि दोनों के बीच में गैप है, तो पहले पहले प्रोफेज वन होगा, फिर मेटाफेज वन होगा, फिर एनाफेज वन होगा, फिर टीलोफेज वन होगा, फिर आएगा गैप। गैप को हम लोगों ने बोला था इंटरकाइनेसिस।
और इंटरकाइनेसिस के बाद वापस मियोसिस टू शुरू हो जाएगी। फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। फिर जैसी यहाँ से चला, इंटरकाइनेसिस हुआ, यहाँ पे 2 सेल फॉर्म हो गए। इसके बाद अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं अभी थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे 4 सेल फॉर्म हो गए होंगे साइटोकाइनेसिस के बाद। यहाँ पे भी साइटोकाइनेसिस होगा ऑफ कोर्स। बिना साइटोकाइनेसिस के 2 सेल बनेंगे कैसे? फिर इंटरफेज। तो मियोसिस इन्वॉल्व 2 सेक्वेंशियल साइकिल, ओके डन है। न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1, मियोसिस 2। हाँ, लेकिन ये जो प्रोसेस होता है इसमें ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। लाइक ओनली लिखा है तो इम्पोर्टेंट हो ही गया। ओनली अ सिंगल सेल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए बस एक ही बार रेप्लिकेट करता है। कहाँ पे? ये वाले फेज में। याद है ये वाला फेज? इसको जीव सॉरी सॉरी इसको जीवन फेज बोलते थे, इसको एस फेज बोलते थे। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ एक ही बार। डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, फिर यहाँ पे हुआ G2 फेज, फिर यहाँ पे एम फेज है। अब हम लोग एम फेज को देखते हैं। ये जो मैं एम फेज के बना रहा हूँ, बस एक जो पिज्जा होता है उसके एक स्लाइस की तरह। ऑफ कोर्स डायग्राम तो वही है। यहाँ पे G2 फेज था, ये G1 फेज, ये एस फेज। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट हो गया एस फेज में, G2 में गया, फिर होगी मियोसिस 1। मियोसिस 1 होगी, मियोसिस 1 के बाद 2 सेल फॉर्म हो गए, इंटरकाइनेसिस छोटा सा ब्रेक हुआ, फिर मियोसिस 2 हुआ। तो मियोसिस 2 में 4 सेल बन गए। इस डायग्राम से लगता नहीं आपको कोई डाउट हुआ होगा। एक बार यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट किया, फिर G2 में गया, फिर मियोसिस 1 में गया। अब कई लोगों को लगा मियोसिस 1 के बाद वापस G1 S G2 में गया। नहीं, सेल ग्रो करेगा, पर मियोसिस 1 के बाद इंटर काइनेसिस हुआ जिसमें सेल और ग्रो किया, थोड़े मोड़े जो प्रोटीन और उसको ज़रूरत है वो बनाया इंटरकाइनेसिस में। फिर वापस मियोसिस 2 करके 4 सेल बना लिया। बात यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन की है, तो वो तो बस एस फेज में ही होगा। इसीलिए इस पॉइंट से बहुत बार PYQ आया। आप वो लोग पहला वीडियो मियोसिस 1 का वो आप ज़रूर देखना। सॉरी, मियोसिस 1 का नहीं, माइटोसिस से पहले जो इंट्रो दिया है G1 S G2, और उसमें सारा बताया कि सेल डिवीजन क्यों नेसेसरी है, हार्ट सेल कभी डिवाइड नहीं करते, न्यूरॉन सेल। तो उस वाले पार्ट में देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। मैंने बताया S phase पे अभी रेप्लिकेट किया, तो उसके बाद Meiosis 1 इनिशिएट हुआ यानी शुरू हुआ। Meiosis इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये वाला चीज़ पूछा है PYQ में, ये वाला चीज़ पूछा है। इसमें बस मियोसिस की जगह माइटोसिस रख दिया है। डज माइटोसिस इन्वॉल्व पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम? आंसर रॉन्ग है, क्योंकि मियोसिस में क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मैं अभी रिकॉम्बिनेशन आपको अभी बता रहा हूँ। 4, और फिर हम लोग प्रोफेज 1 से शुरू करेंगे। 4 हेप्लॉइड सेल आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। मैंने बताया इस डायग्राम से। यहाँ पे 4 हेप्लॉइड सेल फॉर्म हो गए, ओके। मियोटिक इवेंट कैन बी ग्रुप्ड, ये मियोटिक। अभी मैं आपको ये इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और मैं पेयरिंग भी बताऊंगा।
ये दोनों क्रोमेटिड आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, क्योंकि एक ही क्रोमोजोम की वो दो पार्ट हैं। अब चेंज कलर, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, अब चीज़ें इंटरेस्टिंग होंगी। अब ये वाला क्रोमेटिड और ये क्रोमेटिड तो सिस्टर क्रोमेटिड है, पर आप मतलब सपोज करो 1 2 3 4, तो सिस्टर क्रोमेटिड 3 और 4 हैं आपस में, और 1 और 2 भी सिस्टर क्रोमेटिड है। व्हाट अबाउट ये दो पेयर? तो 2 और 3 क्या है? तो 2 और 3 आपस में नॉन सिस्टर है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड समझ में आ गया। अब ये दोनों क्रोमोजोम, ये दोनों क्रोमोजोम को हम बोलेंगे होमोलोगस। ये दोनों क्रोमोजोम आपस में होमोलोगस क्रोमोजोम है, क्योंकि इनका शेप और साइज सेम है, एक ही जीन के, लाइक दोनों पे सेम कैरेक्टर है। आप ऐसे समझो, अगर किसी को ये वाला पार्ट कम समझ में आया तो चिंता ना करें, जेनेटिक्स 12th क्लास का जो चैप्टर है उसमें आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ जाएगा कि होमोलोगस क्या है, नॉन होमोलोगस क्या है, क्योंकि वहाँ पे जीन क्रोमोजोम के बारे में ही बात होगी। क्योंकि आप लोग 11th में आओ, किसी लोग को नहीं समझ में आया, इतना तो क्लियर है कि ये क्रोमेटिड होता है और ये क्रोमोजोम। चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, क्रोमेटिड से क्रोमोजोम में आप डिफ्रेंशिएट कर लिए, अब होमोलोगस और नॉन होमोलोगस में भी डिफ्रेंशिएट कर जाओगे। सपोज करो ये दोनों का शेप और साइज सेम है तो होमोलोगस, और नॉन होमोलोगस किसको कहोगे? मैं नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम बना रहा हूँ। ये दोनों क्रोमोजोम की ना शेप और साइज सही दिख रही है, कुछ भी दिख रहा है, इसका आर्म छोटा है, इसका आर्म इतना बड़ा है, लाइक जस्ट फॉर अ रेफरेंस, आपको समझाने के लिए कि होमोलोगस कैसा होगा, नॉन होमोलोगस। तो इनको बोलेंगे नॉन होमोलोगस, पर इनमें भी ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ये दोनों, और सिस्टर क्रोमेटिड, और ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड। तो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का शेप और साइज और जो कैरेक्टर होंगे, यहाँ पे हेयर कैरेक्टर सपोज करो हेयर वाली जीन है, पर इसके सेम में हेयर वाली जीन ना हो कि स्किन वाली जीन है, तो ये नॉन होमोलोगस हो गया। अब ये जो होमोलोगस है, तो सपोज करो ये जो सबसे नीचे इसके पास सब कोई भी एक कैरेक्टर ले लो, आई कलर। आई कलर एक कैरेक्टर हो गया, ब्राउन भी हो सकता है आई, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है। तो यहाँ पे आई कलर वाली जीन है, सेम इसके अपोजिट में भी आई कलर वाली जीन है, दूसरे पेयर पे भी, तो ये होमोलोगस हो गए। तो होमोलोगस हो गया। अब मैं आपको क्रॉसिंग ओवर भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के आपको क्रॉसिंग ओवर बताना ही पड़ेगा, मेरे को लग रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, आपको दिखेगा कि ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, पर कुछ लाइंस आपको समझ में नहीं आएंगे, और अभी आप लोग छोड़ के भाग जाओगे तो पहले तो समझ नहीं आएंगे, और ऐसा नहीं है कि ये छोड़ देगा। आप बायो पढ़ रहे हो, बायो में न्यूक्लियस में ये सब होता है, क्रोमोसोम, ये सब तो बेसिक चीज़ आपको सीखना ही सीखना है, जेनेटिक्स में आपको छोड़ेगा नहीं ये चीज़। और प्लीज़ इस वीडियो की ड्यूरेशन देख के जज मत करना कि मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा हूँ, लाइक कुछ भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड पढ़ाने की स्लो है, तो आप स्पीड अप कर लो, लाइक 1.25 1.5 अपने अनुसार। लाइक आपको लगता है पहले से मैं पढ़ चुका हूँ, आई एम हियर फॉर ओनली रिवीजन पर्पज, आप 2x पे देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे आया हूँ एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने, और बैक ऑफ द चीज़ जितना भी मेरे को लगेगा कि इम्पोर्टेंट है, तो मेरे को तो वो बताना पड़ेगा। आप अपना टाइम बचाने के लिए स्पीड अप कर सकते हो, ऑप्शन तो है ही।
लेट से ये हो गया, सपोज करो ये क्रोमोजोम है, वो होमोलोगस क्रोमोजोम है, ये हो गया होमोलोग। मैंने कलर चेंज किया ताकि अब वो क्रॉसिंग ओवर समझ में आए। अब होगा क्या, ये दोनों पास पास आएंगे। लेट में चेक अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होता है तो शिट, नहीं आ रहा है। आना तो चाहिए, नहीं तो मेरे को फिर से बनाना पड़ेगा। आ गया, पर ये आधा ही आया। लेट मी सेलेक्ट ऑल, ये आ गया। अब हम कराएंगे इसकी क्रॉसिंग ओवर। ये इस ये इससे आया कांटेक्ट में, कलर चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे आया कांटेक्ट में, आप देखो इसका जो ये वाला पार्ट है, जो मैं इतना कांटेक्ट में आया और नीचे भी कांटेक्ट में आया, तो जब ये डिवीजन के बाद छूटेंगे तो ये हो रही है क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बाइन हो रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अब होगा क्या है, अब रिकॉम्बिनेशन के बाद अब होगा ये, लेट मी यूज सम टेक्नोलॉजी। अब होगा ये लाइक, ये अब क्रॉसिंग ओवर कर लिए ये वाले पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्रॉसिंग ओवर जब कर लिया लेकिन, तो अब ये वापस अलग होंगे, तो अलग होंगे तो इस पे आ जाए, तो जीन ट्रांसफ़र हो जाएंगे थोड़े से, ग्रीन वाले पे रेड आ गए, और अब रेड वाले पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो ग्रीन चले जाएंगे। ये हो गया क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट। क्रॉसिंग ओवर कंप्लीटेड हो गया, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में बेसिकली होता है कि जीन का एक्सचेंज होता है। इसका थोड़ा सा जीन उसके पास चला गया इस वाले पोर्शन में, यहाँ पे थोड़ा सा जीन इधर चला गया जहाँ पे वो लोग टच किए थे। ये सेल साइकिल सेल डिवीजन के दौरान होगा, ओ शिट, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आ गया। ओके, तो मैंने बताया मियोसिस में पेयरिंग होगी, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई। कहाँ पेयरिंग हुई, यहाँ पेयरिंग हुई। क्रॉसिंग ओवर, ये पेयरिंग हुई, क्रॉसिंग ओवर को ही ये बोल रहा है कि पेयरिंग होगा, क्योंकि दो सेम पेयर के एक साथ आएंगे। ओके, और फिर पेयरिंग हो गई, रिकॉम्बिनेशन हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ था, यहाँ था, ये वाला पार्ट, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इन्हीं में तो पेयरिंग हुई है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपको समझ में आ गया कि ये दोनों है। होमोलोगस समझ में आ गया, तो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में पेयरिंग हुई है, यानी एक टेल इसका एक टेल इसका, और दोनों नॉन सिस्टर और पेयरिंग हुई। ओके, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो 4 हैप्लॉइड सेल फॉर्म हुए। ये बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि जीन का एक्सचेंज हो जाए। मियोसिस क्यों होता है, गैमेट फॉर्म करने के लिए होता है, गैमेट फॉर्म होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आती है। तो ये सब जो प्रोसेस होता है कि जीन इसका जीन उस पर चला गया, वेरिएशन आ गया, ये सब वेरिएशन को प्रोमोट करेंगे, आगे चल के ये सब वेरिएशन को प्रोमोट करेंगे। ओके, तो अब हम लोग देखने वाले मियोसिस 1 को, और आई थिंक मेरे को इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए जी, क्योंकि मियोसिस 1 बहुत बड़ा है। मैं अगले वीडियो में मियोसिस 1 बताऊंगा, फिर अगले वीडियो में मियोसिस 2 और सिग्निफिकेंस बता के ख़त्म कर दूंगा इस चैप्टर को। लेकिन मैं
जैसे पूरा पूरा मियोसिस का जो भी 2 घंटे का और 2.5 घंटे का हो उसको मैं मर्ज करके भी डाल दूंगा। लाइक ये वीडियो 30-35 मिनट की होगी, ऐसे ही 30-30 मिनट के 3 वीडियो बना के इंडिविजुअली में भी मैं डालूंगा। लाइक जिसका डिवाइस स्लो है, जिसको नेट की प्रॉब्लम है, वो पार्ट वाला देख लेगा। और अगर आप इन द केस फ्यूचर में मर्ज्ड पार्ट देख रहे हो तो डाउट मत होना कि इस मर्ज पार्ट का भी एक और वीडियो है। नहीं नहीं। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।